तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पर। आप सभी को गुड इवनिंग, जय सिया राम, राधे राधे। आप सभी लोग को गुड इवनिंग। चलिए आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। हमारा जो क्लास है उसको कंटिन्यू करेंगे। चलिए थोड़ी देर में इसको शुरू करते हैं। MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग। MCQ जो हमने 100 क्वेश्चंस कर लिए थे, अब हम लोग उसके आगे करेंगे। चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की ओर। हंड्रेड तक आप लोगों ने कर लिया था। चलिए बढ़ते हैं। पहला सवाल, भारत की सिलिकॉन घाटी स्थित है। क्या दोस्तों, पहला सवाल है भारत की सिलिकॉन घाटी स्थित है, कहाँ स्थित है आप बताएं। ऑप्शन है आपके पास हैदराबाद, श्रीनगर, देहरादून, बेंगलुरु। इस सवाल का उत्तर दे कि भारत की जो सिलिकॉन घाटी है वो कहाँ स्थित है, बताएं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। भारत की जो सिलिकॉन घाटी है दोस्तों वो कहाँ स्थित है। दोस्तों इस सवाल का जो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये कहाँ स्थित है, बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर। भारत की सिलिकॉन घाटी कहाँ है, बेंगलुरु में। चलिए अगला सवाल है हमारा, सिलिकॉन वैली भी इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोले। दूसरा नंबर प्रश्न है, 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है। 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है। ऑप्शन है आपके पास रोम, काठमांडू, बैंकॉक, न्यूयॉर्क। 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है, रोम को, काठमांडू को, बैंकॉक को या न्यूयॉर्क को, बताएं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार के सवाल का जो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, बी, सी या डी। आप सभी लोग उत्तर दे इसका दोस्तों, क्या हो जाएगा, ए, बी, सी या डी। तो दोस्तों इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या, रोम। 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है, रोम को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आज का 3, आज का प्रश्न संख्या 3 पढ़ते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी। आप सबको शायद पता है, ये भी सवाल पहले हो चुका है। ऑप्शन है आपके 1828, 1928, 1825, 1829। सभी लोग इसका उत्तर दे। सभी लोगों को पता होगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई और कब की गई। यह स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, राजा राम मोहन राय के द्वारा। आप सभी को पता होगा, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे और इन्होंने ये स्थापना 1828 में की थी। सभी को उत्तर पता होगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 4। देखो प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, हिस्ट्री का सवाल है, पढ़े होगे कि स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था। यानी यह जो स्थापना है स्वराज पार्टी की, कौन से आंदोलन की असफलता के बाद इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन है दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी सविनय अवज्ञा आंदोलन या ऑप्शन नंबर डी भारत छोड़ो आंदोलन। सभी लोग बताएं कि स्वराज पार्टी का गठन किस सफलता के बाद हुआ था। सभी को वॉइस क्लियर जा रही है, सभी को वॉइस क्लियर जा रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए तो पहला सवाल है आपका दोस्तों, स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन की असफलता के बाद हुआ। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, असहयोग आंदोलन। देखो असहयोग आंदोलन चल रहा था 1920 से 1922, इसी के बीच जब ये ख़त्म हुआ
चौरा चौरी हत्याकांड के बाद, तो इसके बाद एक पार्टी बनी स्वराज पार्टी, इसका गठन हुआ था। चलिए अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 5वां। 5वां क्या कहता है, भारत में एकल नागरिकता किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन, कनाडा। आप लोग बताएं, जो एकल नागरिकता है वो हमने किस देश के संविधान से लिया है दोस्तों? तो एकल नागरिकता हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया। आप सभी को पता होगा ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 नंबर प्रश्न को पढ़ा जाए दोस्तों। 6 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन सभी को पता होगा 1942 में शुरू हुआ और गिरफ्तार करने हेतु ब्रिटिश शासक द्वारा एक चलाया गया ऑपरेशन, यानी जो भी बड़े बड़े नेता थे इस आंदोलन में उन सभी को गिरफ्तार करने के लिए अंग्रेजों ने एक ऑपरेशन चलाया था। उस ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन रिएंडर पेस्ट, ऑपरेशन जीरो आवर, ऑपरेशन थंडरबोल्ट या ऑपरेशन ब्लू स्टार। आप लोग बताएं, ऑपरेशन रिएंडर पेस्ट, ऑपरेशन जीरो आवर, ऑपरेशन थंडरबोल्ट या ऑपरेशन ब्लू स्टार। बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए अंग्रेजों ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? चलिए इस सवाल का उत्तर दें, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। दोस्तों इस सवाल का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑपरेशन जीरो आवर। भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने तो ब्रिटिश शासक द्वारा चलाया गया ऑपरेशन क्या था दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन जीरो आवर। चलिए अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 7 ये कहता है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से 6 कर दी गई? आप सभी को पता होगा कि मौलिक अधिकार हमारे पास प्रारंभ में कितने थे? 7, लेकिन अभी वर्तमान में हमारे पास 6 है। तो किस संविधान में संशोधन करके इसे हटाया गया? ऑप्शन है आपका पहला संविधान संशोधन, 24वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन या 44वां संविधान संशोधन। ऑप्शन आपके सामने है। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग दें कि मौलिक अधिकार 7 से 6 कब हो गए? चलिए आप सभी लोगों को पता होगा, आप लोगों ने इतना तो पता होगा कि ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। किस देश से लिया गया है? अमेरिका से। किस संविधान के किस भाग में है? भाग 3 में है। किस अनुच्छेद के तहत है? आप सभी को पता होगा 12 से 35 के बीच फंडामेंटल राइट्स को रखा गया है। ये हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है। चलिए तो ये किस संविधान के तहत? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। 44वें संविधान संशोधन के तहत इसको हटाया गया। किसको? संपत्ति के अधिकार को। कौन सा अधिकार? संपत्ति का अधिकार। और इसे हटाकर कानूनी अधिकार में डाल दिया गया। कब हटाया गया? तो 1978 में। कब? 1978 में एक संशोधन हुआ, 44वां संविधान संशोधन, इसमें हटाया गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है बाबू? ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया था? ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया? ऑप्शन है आपका जेम्स प्रिंसेप, अलेक्जेंडर कनिंघम, ब्यूलर या एच दानी। बताएं ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया था? ब्राह्मी लिपि आप सभी को पता होगा, अशोक अभिलेख मिले थे उस वो ब्राह्मी में लिखे हुए थे। तो बताएं ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो बहुत ही सरल सा उत्तर है, आप सभी लोग इसका उत्तर दें और सभी लोग साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चले और अपने दोस्तों को फटाफट ये वीडियो शेयर कर दें। चलिए तो कमेंट करके आप सभी लोग बताएं ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। चलिए दोस्तों तो इस प्रकार के सवाल का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था 1837 में। कब पढ़ा गया था? 1837 में इसको जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 9। देखो प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है कि किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेख का जनक कहा जाता है? यानी कौन सा ऐसा शासक है जिसे शिलालेख का जनक भी कहते हैं हम लोग? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क। ऑप्शन है आपके समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या कनिष्क। आप लोग बताएं इस सवाल के प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि कौन सा ऐसा शासक है जिसे शिलालेख का जनक कहा है? शिलालेख का मतलब क्या?
जो पत्थरों पर लिखा गया लेख, यानी वैसे लेख जिसके पत्थरों पर लिखा जाता है उसे ही कहा जाता है शिलालेख। चलिए दोस्तों, इस प्रकार के सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या? नहीं। ऑप्शन नंबर बी? क्या? ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर सी। शिलालेख यानी स्टोन एडिक्ट जो है, इंस्क्रिप्शन, ये इसके जो जनक माने गए हैं अशोक। अशोक के समय में ही शिलालेख सबसे ज्यादा प्रचलित हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 पढ़े। पृथ्वीराज चौहान के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? यानी पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी, जब युद्ध हुआ दोनों के बीच, तो पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने उसको किस युद्ध में हराया था? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को। ऑप्शन नंबर ए है तराइन 1191 जो युद्ध हुआ। तराइन का एक युद्ध हुआ 1892 में, उस युद्ध में। चंदावर का युद्ध 1194 में, या फिर रंथभौर का युद्ध जो कि 1195 में हुआ था। तो बताएं किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हराया था? ऑप्शन आपके सामने है। इस सवाल का उत्तर आप लोग फटाफट दें, क्या हो जाएगा? चलिए, सभी लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? चलिए, तो इस सवाल के प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या? नहीं। ऑप्शन नंबर ए तो पृथ्वीराज जीता था। हारा किस युद्ध में था? तो तराइन के दूसरे युद्ध में। दोनों के बीच लड़ा गया, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, लेकिन पहले में पृथ्वीराज चौहान जीता और दूसरे में हार गया। कारण थी, किस कारण से हारा ये आप सब पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा आपको। अगला प्रश्न है आपका, लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है? यानी जो हमारे यहाँ लोकसभा है उसमें चुने गए सदस्यों की संख्या कितनी है? 530, 545, 552, 550। 30, 45, 52, 50। 530, 545, 552, 550। क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर? तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 550। 550 आपका सही उत्तर है। 552 जो भी बताएंगे वो नहीं होगा, क्योंकि आपका एंग्लो इंडियन की समाप्ति हो चुकी है। और उस सीधा सीधा बोल रहा है निर्वाचित सदस्य। एंग्लो इंडियन तो चुने नहीं जाते हैं, उन्हें तो मनोनीत किया जाता है। तो चलिए 550 हो जाए आपके निर्वाचित सदस्य। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्न में से कौन सा है? यानी जो भी आप हमारा पार्लियामेंट है उसमें जनता के द्वारा कौन से सदन को जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है, उनके सदस्यों को चुना जाता है। ऑप्शन नंबर है आपका ए, राज्यसभा। ऑप्शन नंबर बी है आपका लोकसभा। ऑप्शन नंबर सी है आपका लोकसभा है और राज्यसभा भी, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दीज। यानी किसके सदस्यों को आम जनता चुनती है? सीधा सा सवाल है, आप सभी को पता होगा इसका उत्तर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, दोनों के सदस्यों को चुनते हैं? नहीं, दोनों को भी नहीं चुनते हैं भैया। ऑप्शन नंबर ए होगा क्या? नहीं, हम लोग राज्यसभा के सदस्यों को भी नहीं चुनते हैं। हम लोग चुनते हैं लोकसभा के सदस्य, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा के एमपी को चुनते हैं जो कि लोकसभा से है, उनको हम लोग चुनते हैं वोट दे करके, सांसद जिसको बोलते हैं। राज्यसभा के सांसदों को हम लोग नहीं चुनते हैं, वो राज्य की विधानसभा चुनकर भेजती है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। 13 यह कहता है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के किन शहरों में परमाणु बम गिराए गए? आप सभी को पता होगा द्वितीय विश्व युद्ध, उसके दौरान किस दो शहरों पर परमाणु बम अमेरिका ने गिराए थे? अमेरिका ने गिराए थे, पता होगा। ऑप्शन नंबर ए, टोक्यो एवं हिरोशिमा, नागासाकी एवं मियाजाकी, सेंदई एवं हिरोशिमा, या फिर हिरोशिमा एवं नागासाकी। आप लोग इसका उत्तर बताएं फटाफट। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी।
चलिए दोस्तों, तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए टोक्यो और हिरोशिमा, नहीं। नागासाकी और मियाजाकी, क्या ये भी सही है क्या? नहीं। क्या सेंदेई और हिरोशिमा, क्या? नहीं। इसका सवाल हो जाएगा हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया था। एक गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को, एक गिराया गया था 8 अगस्त 1945 को। चलिए, इसके बाद तो युद्ध पूरी तरह से समाप्ति की कगार पे आ गया था। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में शुरू हुआ? एक कानून आया था रॉलेट एक्ट। चलिए, तो वो किस काल में लागू हुआ? आप सभी को पता होगा रॉलेट एक्ट क्या है। बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून था, यानी संदेह के गुनाह पर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था और सजा भी दे दी जाती थी। चलिए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड विलियम, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड बेंटिंग, आप लोग बताएं रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू हुआ? प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर आज का 14वें नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग बताएं क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। आप सभी लोग इसका उत्तर बताएं। तो दोस्तों, इस प्रकार के उत्तर का सवाल आपका ऑप्शन नंबर बी हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? लॉर्ड चेम्सफोर्ड होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर। चलिए, फटाफट सभी लोग इसको वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए और फटाफट अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आप लोग शेयर नहीं करते, शेयर करेंगे तभी ना अधिक से अधिक बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे, प्रश्न को बनाएंगे। और साथ ही साथ जो बच्चे हमारे टीम के द्वारा जो नया बैच लाया गया है पैरामेडिकल 2024 के लिए, जो लोग जुड़ चुके हैं उनको तो बढ़िया है, तभी तैयारी मस्त चल रही है। जो लोग नहीं जुड़े हैं फटाफट हमारे साथ 2024 की तैयारी के लिए जुड़े, न्यू बैच। और इसकी जानकारी आपको टोटल लर्निंग पर मिलेगी या फिर आपको स्क्रीन पर नंबर मिलेगा, उस नंबर पर आप कॉल करके पता कर सकते हैं। चलिए, अगले है आपका, भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहते हैं? भारत का दक्षिणी छोर कहाँ है? ऊपर, ऊपर तो उत्तर होता है, नीचे ना। तो दक्षिणी छोर में कौन है? केप कैमोरीन, कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट या रामेश्वरम? आप लोग बताएं कि भारत का जो दक्षिणी छोर है उसे क्या कहा जाता है? केप कैमोरीन, कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट या रामेश्वरम? 15वां नंबर सवाल है आज का। दोस्तों, इस सवाल का उत्तर आप लोग फटाफट दे कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा या ऑप्शन नंबर डी होगा? तो दोस्तों, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कन्याकुमारी। क्या? नहीं, कन्याकुमारी इज अ रॉन्ग आंसर। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा पॉइंट। क्या हो जाएगा दोस्तों? इंदिरा पॉइंट। चलिए, अगला प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है? दक्षिण की गंगा, कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी? आप लोग बताएं, साउथ गंगा किसे कहते हैं हम लोग? कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी? तो दोस्तों, इस प्रकार के सवाल का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, महानदी को कहते हैं। क्या? नहीं। कृष्णा को कहते हैं? क्या? नहीं। कावेरी को कहते हैं? क्या? नहीं। गोदावरी को कहते हैं। दक्षिणी गंगा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो गोदावरी, जो कि दक्षिण भारत में बहती है। चलिए, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 ज्योग्राफी का सवाल है। 2 घंटे के अंतराल के लिए देशांतर दूरी डैश के बराबर होगी? यानी जब 2 घंटे में देशांतर घूमेगा तो कितना डिग्री घूम जाएगा? आपके सवाल का प्रश्न है, का उत्तर ऑप्शन है 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। 15 डिग्री घूम जाएगा भाई, 30 डिग्री घूम जाएगा, 45 घूम जाएगा, 60 घूम जाएगा। फटाफट बताए कितनी डिग्री घूम सकता है? क्या 60 घूमेगा? क्या 60 घूमेगा? क्या? नहीं। 45 घूमेगा? क्या? नहीं। 15 घूमेगा? क्या? नहीं। क्या घूमेगा? 30 घूमेगा। क्या घूमेगा? 30 डिग्री घूमेगा। क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। तो 15 डिग्री इस प्रकार घूमने में कितना मिनट का समय? 60 मिनट का। तो 2 घंटे में 120 मिनट, तो 60 मिनट इधर जोड़ देंगे, तो 15 डिग्री इधर भी जोड़ देंगे, यानी 15 15 30 डिग्री। 30 डिग्री ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर। चलिए, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी, जियोग्राफी, कापोलॉजी, जियोलॉजी? आप लोग बताएं, जो मैप बनाते हैं उनके विज्ञान को क्या कहा जाता है? कार्टोग्राफी, जियोग्राफी, कापोलॉजी या जियोलॉजी? 18 नंबर प्रश्न का उत्तर दें आप लोग। इस सवाल का उत्तर तो बहुत ही सरल है, आपका ऑप्शन नंबर 1 कार्टोग्राफी इसको
कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि बिहार में लोकसभा, हमने पढ़ा कि निर्वाचित सदस्य लोकसभा में 550 है, तो बताए उसमें से लोकसभा में बिहार की कितनी सीटें हैं? 45, 44, 40, 55। 45, 44, 40, 55। तो बिहार में दोस्तों लोकसभा की कुल 45 सीटें हैं क्या? नहीं। 44 सीटें हैं क्या? नहीं। 40 सीटें। कितनी सीटें हैं लोकसभा की? 40 सीटें हैं। और राज्यसभा में 16। राज्यसभा में 16। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आज का आखिरी, दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? बहुत ही सरल सा सवाल है, चीन, रूस, भारत या अमेरिका? इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए चीन हो जाएगा क्या? नहीं, भारत। क्योंकि वर्तमान की स्थिति को देखते हुए भारत विश्व का नंबर 1 जनसंख्या वाला देश बन चुका है। तो चलिए आज के प्रश्न को यहीं ख़त्म करते हैं और फिर मिलेंगे आपसे अगले क्लास में नए नए प्रश्नों के साथ। आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक करिएगा, चैनल बोल रहे, हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को फटाफट इसको शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि कैसे लगा आपको आज का क्लास। चलिए फिर आपसे मिलते हैं और साथ ही साथ एक जानकारी आप लोग फटाफट लेते जाइए, क्योंकि हमारा जो बैच है पारा मेडिकल 2024 का बहुत ही अच्छे से चल रहा है, बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। आप सभी को जानकारी दी जाती है कि कुछ सीटें खाली हैं, फटाफट आए और एडमिशन लेंगे। 2024 की तैयारी मिलजुल के करेंगे और एग्ज़ाम को फोड़ देंगे बढ़िया से। चलिए तो 2024 की तैयारी के लिए मिलते हैं आप सभी से अपने बैच में। फटाफट जाइए, टोटल लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए या फिर वहाँ से परचेस करें, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपकी स्क्रीन पर नंबर शो होगा, उस नंबर पर कॉल करके आप पता कर सकते हैं। तो चलिए शुक्रिया, धन्यवाद, मिलते हैं आप सभी से अगले क्लास में। फटाफट शुक्रिया सभी को, आप सभी को जय हिंद, जय भारत।